वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। ट्रैक्शन में आपने पढ़ा कि कैसे हम लोग ओवरहेड कंडक्टर का डिज़ाइन करेंगे, कौन सा फैक्टर रहेगा जिसके ऊपर कि हमारा ओवरहेड कंडक्टर का डिज़ाइनिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक टेंशनिंग के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है ऑटोमेटिक टेंशनिंग और हम लोग क्यों ऑटोमेटिक टेंशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में आपको बताया होगा या उसके बारे में डिस्कस किया होगा कि जो ओवरहेड कंडक्टर होता है, मतलब जो कैटनरी वायर होता है, वो जनरली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक अनरेगुलेटेड OHE होता है और एक रेगुलेटेड OHE होता है। क्लियर है? मैंने जिक्र किया होगा, आप शायद अगर हो सकता है अगर नहीं ध्यान है तो आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है अनरेगुलेटेड OHE और क्या होता है रेगुलेटेड OHE। तो देखिए कि क्या होता है, कभी आप देखे होंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब आपके कॉलोनी में या किसी सड़क पे आप कह सकते हैं, जो आपका कॉलोनी रहता है वहाँ जो रोड बना हुआ होता है उसमें आप देखते होंगे कि कंडक्टर का स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर का स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है उसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। दो पोल रहता है और दो पोल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड वायर को कह सकते हैं, जो भी आपका जिस टाइप का वायर रहे, आपको चाहे विजल रहे, चाहे रैबिट रहे, चाहे पैंथर रहे, जो भी होगा वो क्या करते हैं, स्ट्रिंगिंग कर देते हैं। लेकिन उसमें हम लोग किसी एक्स्ट्रा मतलब किसी एक्स्ट्रा टाइप का डिवाइस जो कह सकते हैं, किसी अलग से हम कोई डिवाइस नहीं लगाते हैं कि जिससे कि उसका सैग हो ख़त्म हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है कि जब कभी ट्राम कार हो गया या ट्राम बस वगैरह का इस्तेमाल होता है, या जो ट्रॉली बस होता है या ट्रॉली कार का इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो होता है ना कि जो दो मस्ट होता है या दो पोल जो होता है, जिसको कि आप मस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ स्ट्रिंगिंग कर दिया जाता है। उसमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा डिवाइस हम लोग टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए नहीं लगाते हैं। यहाँ टेम्परेचर कंपनसेशन से क्या तात्पर्य हुआ कि आप जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो कंडक्टर हमारा मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मतलब मेल्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे पिघल जाएगा, लेकिन उसमें जो होगा टेंशन होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कभी आप देखिएगा कि एक प्लास्टिक लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, या कोई कंडक्टर कॉपर ही ले लो, आप कॉपर को पूरा टाइट करके रखो और बीच में आप क्या करो कि एक मतलब उसको किसी तरह से अलग से टेम्परेचर दो उस कॉपर में, तो वो टेम्परेचर देने के बाद वो कॉपर क्या होगा, लूज होने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा ओवरहेड कंडक्टर हमारा स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, उसमें भी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के वजह से हमारा क्या होगा कि जो टेंशन है हमारा ओवरहेड कंडक्टर में, वह हमारा क्या हो जाएगा, लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। वह जो लूज होता है, टेंशन जो कम होता है, ठीक है, टेंशन कम हो जाता है जिसके वजह से सैगिंग हो जाता है, वह सैगिंग को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक अलग इक्विपमेंट लगाते हैं। ठीक है, एक अलग तरह का इक्विपमेंट लगाते हैं जो कि हमारा जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा जो कंडक्टर होगा उसमें सैगिंग हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो टेंशन होगा, हमारा जो इक्विपमेंट होगा उसमें हमारा वेट लगा हुआ रहता है, उसको खींच लेगा तो हमारा फिर वापस क्या हो जाएगा, जो वायर कंडक्टर रहेगा वो फिर वापस उसमें स्ट्रेट हो जाएगा, कह सकते हैं आप, पूरा का पूरा फिर से सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रहा था अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड का। तो जो ट्राम कार वगैरह में या सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा कह सकते हैं कि दो पोल के बीच में हम लोग सिर्फ स्ट्रिंगिंग कर दिए हैं, उसमें किसी एक्स्ट्रा मतलब किसी अलग तरीके का डिवाइस हम लोग टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए नहीं लगाए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनरेगुलेटेड OHE या अनरेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम। लेकिन अगर मैं उसमें किसी अलग से एक डिवाइस लगा दूं, एक इक्विपमेंट या कंपोनेंट लगा दूं जो कि उसके टेंशन को हमेशा मेंटेन करके रखे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटेड OHE। ठीक है, जैसे अनरेगुलेटेड का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिर्फ दो पोल के बीच में आप ओवरहेड कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग करा दो। लेकिन जब रेगुलेटेड OHE की बात करेंगे तो दो कंडक्टर के बीच में तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे भी आपका जो फेवरेट है आपका जो लगा हुआ रहता है, क्या, जिसमें कि कंडक्टर आपका स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहता है, आप कह सकते हैं। तो वो कंडक्टर स्ट्रिंगिंग करने के अलावे आप देखते होंगे कि अलग से वेट लगाया जाता है, आप देखिएगा। ठीक है, जब कभी आप ट्रैक से जब गुजर रहे होंगे किसी ट्रैक से, तो आप देखेंगे कि जो किसी पोल पे, हर एक पोल पे नहीं होता, किसी पोल पे, जैसे ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया और ये एक पोल हो गया, तो ये जनरली मान लीजिए इसी पोल पे आपका क्या है, कुछ इस तरह का हमारा क्या लगा हुआ रहता है, वेट लगा हुआ रहता है।
समझ रहे हैं बात को, ये वेट लगा हुआ रहता है। अब इसके साथ में और भी अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का किया हुआ रहता है, इसी के साथ में रहेगा आपको, जो कि हमारा यहाँ अगर बीच में ओवरहेड वायर है तो उसको टाइट करके रखेगा, उसमें टेंशन को मेंटेन करके रखेगा। तो ये इक्विपमेंट हमारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस भी बोलते हैं या इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद इधर आपको रहेगा, तो ये जनरली मान लीजिए कि ये अगर आपका 1500 है, ठीक है, ये स्पैन पे रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जनरली 1500 मीटर रहता है, 1500 मीटर के बाद लगाया जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए ऐसे आपको पता होगा कि एक स्पैन के बीच में आपका डिस्टेंस कितना होता है, 72 मीटर का, ठीक है, एक स्पैन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 72 मीटर का। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक टेंशनिंग की बात आएगी तो आप देखिएगा कि हर एक पोल पे ये नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है, हर एक पोल पे ये लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। ये जनरली 1500 मीटर के आसपास लगेगा, मतलब जैसे एक पोल ये हुआ, अब इसके 1500 मीटर के बाद जो पोल आएगा वो यहाँ पे उसके पास में ये लगेगा। तो मतलब एक ऑटोमेटिक टेंशनिंग यहाँ लगेगा और दूसरा 1500 मीटर के बाद यहाँ लगेगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो देखिए सिर्फ दो पोल के बीच में अगर मान लेते हैं कि स्ट्रिंगिंग कर दिया है, सिर्फ अगर ये एक पोल है एक पोल, इसके बीच में अगर सिर्फ स्ट्रिंगिंग कर दिया है, इसमें किसी अलग तरीका का इक्विपमेंट नहीं लगाए हम, तो ये हमारा क्या हो गया, अनरेगुलेटेड। अब इसी में मैं बात करूं कि 1500 मीटर के बाद में जब ये जैसे मान लीजिए जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सैग हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमें सैग नहीं चाहिए। जब लो स्पीड का है तो चलेगा, ठीक है, अब इतना भी सैग नहीं होगा। लेकिन जब आप लो स्पीड की बात करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत अगर सैग रह भी गया तो चलेगा। लेकिन जब आप हाई स्पीड की बात करेंगे, जो कि आपका ट्रेन रन करता है ट्रैक पे हाई स्पीड पे, मतलब कि अबव 100 किलोमीटर पर आवर, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जैसे ही सैगिंग आएगा तो ये कंडक्टर भी हमारा डैमेज हो सकता है और ओवर जो पेंटोग्राफ है वो भी हमारा डैमेज हो सकता है। आप एग्जांपल के तौर पे आप कभी देखिएगा कि दो रस्सी ले लीजिएगा और दोनों रस्सी को आप दो छोर से बांध दीजिएगा, ठीक है, अब पूरा टाइट कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद आप अपने हाथ से स्लाइड कीजिएगा, ठीक है, आप अपने हाथ से स्लाइड कीजिए या किसी भी इक्विपमेंट, ये पेन को लेके ही आप स्लाइड कीजिएगा। तो देखिएगा कि कहीं पे आपको ये रुकेगा नहीं, कहीं पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। लेकिन दोनों छोर से जो बांधे उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए, तब आप जाके कीजिएगा। तो देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, इसके आगे आपका क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे टाइट होते जा रहा है और आगे हमारा लूज होते जा रहा है, कुछ इस तरह से लगेगा। तो यही हमारा ये क्या हो सकता है हमारा पेंटोग्राफ को या फिर जो ओवरहेड कंडक्टर है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये मतलब जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगाते हैं हम लोग टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगाते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सैग होता है उस सैग से बचने के लिए हम लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होता है। अब आप पहले आराम से देखिए कि एक डायग्राम आपको दिखेगा। हाँ देखिए, अब पहले तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, पहले उसको देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद में रफली डायग्राम एक बना के फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है वो मतलब ये डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए वो डायग्राम, यही जो आपका है ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस है, ठीक है। नीचे देखिए आपका वेट लगा हुआ है ना, और बीच में आपका दो पुली लगा होगा, देखिए ध्यान से दो पुली लगा हुआ है, और वह दो पुली के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो अलग एक इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर आपका उसके आगे बढ़ेंगे आगे जैसे, तो देखिए क्लिप लगा हुआ है, फिर आपका दो वायर टाइप से दिख रहा है जिसमें कि कॉन्टैक्ट वायर है और एक ओवर कैटनरी वायर है। क्लियर है यहाँ पे, दोनों दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा है ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। अब ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम आपको क्या है कि आप कभी जब आप ट्रैक से गुजरेंगे तो देखिएगा कि कहीं कहीं बीच में आपका दिया हुआ रहता है। तो ये जो वेट आपको दिख रहा होगा नीचे आपका, वो लोहे का रहता है सर जनरली, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कितना रहता है, मतलब एक जो कैटनरी वायर रहेगा या आपका जो ओवरहेड वायर रहता है जिसको कि आप क्या कलेक्टर वायर भी कहते हैं शायद, ठीक है। कलेक्टर वायर नहीं बोलते उसको, ट्रॉली वायर बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, कॉन्टैक्ट वायर या फिर ट्रॉली वायर बोलते हैं। तो जो ट्रॉली वायर होता है और जो मैसेंजर वायर या कैटनरी वायर, दो हो गया। तो कह सकते हैं कि आप जो कैटनरी वायर होता है और कॉन्टैक्ट वायर होता है, उस दोनों में हज़ार केजी का टेंशन रहता है। मतलब सिर्फ अगर बात करें कैटनरी वायर का तो उसमें 1000 केजी का टेंशन रहेगा, और जब आप सिर्फ बात करें मैसेंजर वायर का तो उसमें भी आपको 1000 केजी का टेंशन रहेगा।
क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जो डिवीज़न किया हुआ रहता है आपका, वो हमारा पुली पे डिवीज़न किया हुआ रहता है कि एक पुली पे कितना, मतलब तो जैसे अगर आप 3 पुली लगाइएगा तो टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा, 1000 + 1000 2000, उसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो 666 के आसपास में हमारा हो जाता है एक, मतलब एक मतलब वेट जो होगा आपका 2-3 करके गुच्छा में लगा हुआ रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ को, बताऊंगा आपको कि क्या होता है और कैसे होता है, इस चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है हमारा ऑटोमेटिक। देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सपोर्ट, सैग इज प्रोड्यूस्ड विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेंशन इन दी कंडक्टर। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया कि जो 2 कंडक्टर होता है उसको अगर 2 सपोर्ट या 2 पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेच्ड करते हैं या स्ट्रिंगिंग करते हैं, उसकी बात कर रहा है, तब क्या होता है कि सैग प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तब क्या होता है, सैग प्रोड्यूस होता है। सैग मतलब आप समझ रहे होंगे, जो झुक जाता है कुछ इस तरह से, ये 2 पोल के बीच में कुछ ऐसा बन गया, तो यही हमारा क्या हो गया, सैग कहलाता है, ठीक है। अब विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन दी कंडक्टर। अच्छा, ये आप फार्मूला एक पढ़े होंगे सर, अगर याद नहीं है आपको तो, या नहीं है तो आप ध्यान से, S बराबर होता है शायद 8L² WT, ठीक है। तो मतलब सैग जो है हमारा बढ़ेगा कब, जब वेट हमारा घटेगा या टेंशन हमारा घटेगा। समझ में आ रही बात? तो हम वही चीज़ कह रहे हैं कि टेंशन हमारा अगर ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि हम पूरा वजन लगा दिए हैं और खींच रहे हो उसे, जैसे ही खिंचाव आएगा तो हमारा टेंशन हो जाएगा, मतलब टेंशन इन द तनाव जिसको बोलते हो, तनाव होगा, और खींचिएगा आप तो उसमें तनाव होगा। जैसे ज़्यादा तनाव होगा तो आपका जो जिस रस्सी को खींच रहे हैं या जिस कंडक्टर पे आप टेंशन दे रहे हैं वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, उसमें किसी तरह का सैगिंग नहीं होगा। सोचो ना थोड़ा सा आप इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंडक्टर पकड़ के मैं पूरा ऐसे इधर से खींच रहा हूँ, मतलब टेंशन दे रहा हूँ या वेट बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ कह रहा हूँ, तो ये कंडक्टर ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे ऐसा करके सीधा हो जाएगा, होगा ना। मतलब क्या होगा, जब वेट बढ़ाए आप या टेंशन बढ़ाए तो इसके बीच में जो सैग था वो क्या हो गया, घट गया। तो ये फार्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा है सर, इस पर डिस्कस करने की बात नहीं है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े होंगे जब आप पावर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैग घटेगा। क्लियर है? तो यही चीज़ लिखा हुआ था। आगे देखिए, फॉर स्पार्कलेस करंट कलेक्शन बाय पेंटोग्राफ। फॉर स्पार्कलेस करंट कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो पेंटोग्राफ होगा जब आपका ओवरहेड कंडक्टर से टच करेगा, ठीक है, जब ओवरहेड कंडक्टर से टच करेगा तो उस टाइम में स्पार्किंग नहीं हो, मतलब स्पार्कलेस हो, समझ में आई बात, स्पार्कलेस हो, तब क्या होगा, पेंटोग्राफ, द कॉन्टैक्ट वायर रिमेन्स हॉरिजेंटल अंडर हाई स्पीड ऑफ ट्रेन एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंगिंग। ठीक है, स्पार्किंग हमारा कब नहीं होगा, जब हमारा जो ओवरहेड वायर स्ट्रिंगिंग किया हुआ है वह हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, जो ओवरहेड वायर होगा वह बिल्कुल अगर स्ट्रेट होगा तभी हमारा स्पार्कलेस होगा, मतलब स्पार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बीच में सैग रहेगा या बीच में आपका जो कहते हैं आपकी टेंशन कम रहेगा तो सैग ज़्यादा होगा, तो उसके वजह से हमारा स्पार्किंग हो सकता है। किसके बीच में, ओवरहेड वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि जब हाई स्पीड की बात करते हैं तब हमारा उस टाइम में जो ओवरहेड वायर रहेगा वो बिल्कुल हमारा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। क्यों? ताकि स्पार्कलेस करंट कलेक्शन हो, मतलब स्पार्किंग करंट कलेक्शन के टाइम में नहीं हो। क्लियर है? आगे देखिए, इन एन अनरेगुलेटेड OHE। अनरेगुलेटेड OHE का मतलब आपको बता दिया है, उसमें किसी तरह का कोई भी टेंशन या किसी तरह का कोई वेट या कोई टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए इक्विपमेंट नहीं लगाया जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड OHE हैविंग नो प्रोविजन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें कि किसी तरह का कोई टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। क्लियर? टेम्परेचर कंपनसेशन, सैग एंड टेंशन इन कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर, इन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर यहाँ कर लीजिएगा, इन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर। फिर आगे कीजिए, कॉन्टैक्ट वायर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट कॉन्टैक्ट वायर शुड बी हॉरिजॉन्टल एट द टाइम ऑफ एरेक्शन। कहने का क्या मतलब हो गया सर, कि जो आप स्ट्रिंगिंग करते हैं तो स्ट्रिंगिंग के टाइम में हम लोग को इस तरह से स्ट्रिंगिंग करना है कि जो दो पोल के बीच में या दो मास्ट के बीच में हमारा रहेगा ओवरहेड वायर, उसके बीच में सैग नहीं हो। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है।
क्लियर। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके बीच में सैग नहीं है। देखिएगा कभी कि आपके कॉलोनी में भी जो 2 पोल के बीच में स्ट्रिंगिंग किया जाता है, शुरुआती में जिस टाइम में स्ट्रिंगिंग किया जाता है उस टाइम में तो पूरा सही तरीके से रहता है, लेकिन जैसे ही अरसा टाइम बीतते चला जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि सैग हमारा बढ़ते चला जाता है। उसके बीच में जो टाइट किया हुआ रहता है, पोल पे जो हमारा टेंशन दिया हुआ रहता है या टाइट किया हुआ रहता है, वो लूज होते जाता है और उसके बीच में सैग हमारा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है। तो लेकिन स्ट्रिंगिंग के टाइम में हम लोग को इस तरह से करना है कि कॉन्टैक्ट वायर हमेशा क्या हो, हॉरिजॉन्टल रहे, उसमें सैग नहीं हो। ठीक है। विथ दिस अरेंजमेंट द कॉन्टैक्ट wire tends to sag depending upon whether atmospheric temperature is more or less than the temperature at the time of erection। ठीक है। अब ये जो है अनरेगुलेटेड OHE की बात कर रहे हैं, तो अनरेगुलेटेड OHE में हम लोग देखेंगे ऐसा कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक सिचुएशन चेंज करेगा, मतलब ठंडा आएगा या बारिश आएगा कह सकते हैं, या गर्मी, मेनली 2 चीज़ की बात करते हैं हम लोग, गर्मी और ठंडा। ठीक है। जाड़े की बात कर लो, उस टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, तो जो कंडक्टर स्ट्रिंगिंग किया हुआ है जिसमें जितना सैग है वो उतना ही रह जाएगा। ठीक है। लेकिन गर्मी के टाइम में जो होगा, उस टाइम में जो हमने स्ट्रिंगिंग किया है उस टाइम पे हमारा क्या होगा, सैगिंग बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के वजह से। क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये अनरेगुलेटेड OHE है या अनरेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम है, उसमें हम लोग जो है बनाते हैं इस तरह से कि ताकि वो हॉरिजॉन्टल हो। और इस अरेंजमेंट में हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मतलब जो हमारा हो सकता है सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़े ज़्यादा हो या कम हो ऐसा, तो उस हिसाब से हमारा सैग भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले सर, उसके बाद हम लोग एक डायग्राम के सहारे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है। बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम आपको क्लियर डायग्राम मैंने दिखाया है, उस वो डायग्राम से आप देख के अपने और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये मैं एक रफली डायग्राम बनाया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है। और डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। क्लियर। बट आप हाँ बना लीजिएगा आप, है ना। नहीं बनाइएगा तो एग्ज़ाम में जब आप लिखिएगा ना तो उस टाइम में आपको याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो इंजीनियरिंग जो एक ऐसा चीज़ है ना कि इसमें आप लिखिए कम, ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा बनाइए या किसी तरह का जो डायग्राम है वो ज़्यादा बनाइए तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। यही चीज़ है इंजीनियरिंग में। तो आप भी नहीं बनाइएगा, एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो फिर एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आएगा, तो कहिएगा कि सर अच्छा पढ़ाया नहीं है ना। क्योंकि अच्छा हो तो आपका और बुरा हो तो फैकल्टी का, है ना। समझ में आ रही बात। तो यही चीज़ है, आप बनाइएगा, कॉपी पे बना लीजिएगा डायग्राम और दोबारा 3 बार 4 बार बनाइएगा ताकि आपको डायग्राम याद हो जाए। पूछ दिया तो आप एकदम पहले सबसे अच्छा सुंदर सा एक डायग्राम बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे तो कुछ इस तरह का आपका ये ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस दिखेगा, देख लीजिए, है ना। कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए इसमें दिखने में क्या है कि अब क्या क्या है ये चीज़ मैं बता दूँ। देखिए इधर क्या है कि हमारा एक कैटनरी वायर, आपको ध्यान में होगा, ऊपर हमारा कैटनरी वायर होगा और नीचे हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट वायर होगा। क्लियर है। तो ऊपर हमारा कैटनरी और नीचे कॉन्टैक्ट वायर। अब देखिएगा ये हमारा बस क्लिप लगा हुआ है ना। देखिएगा डायग्राम आप मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा आपको, उसमें भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। जब इंस्टॉलेशन हो रहा होता है ना, जब ये बनाया जा रहा होता है उस टाइम का वीडियो है, आप देखिएगा उसको। होप सो समझ में आएगा, आपको बेटर समझ पाएंगे उसको देख के। बट अभी फ़िलहाल जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। देखिए ये एक बक्कल हो गया, कुछ इस तरह से आपका होगा, ऐसे एक इधर से टाइट करेगा, एक इधर से टाइट करेगा, ऐसा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा इक्वलाइजिंग लिंक। देखिए इक्वलाइजिंग लिंक है, इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप टेंशन बढ़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा खिंचा जाए और ये कम खिंचा जाए, मतलब इसमें ज़्यादा टेंशन हो जाए और इसमें क्या हो, कम टेंशन हो जाए, या इसमें ज़्यादा टेंशन हो जाए या इसमें कम हो जाए। तो ये दोनों को क्या करता है, ये इक्वलाइज करके रखेगा। डायग्राम में देखिएगा कि किस तरीके का ये बना हुआ है। ठीक है। इसको उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इंसुलेटर लगाते हैं कि जो मान लीजिए इसमें सप्लाई अगर रहा तो ऐसा नहीं कि यही सप्लाई उठ के इधर आ जाए। यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है। अब इंसुलेटर रहने की वजह से उधर जो भी सप्लाई रहेगा, करंट फ्लो अगर करता रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तो वह वोल्टेज हमारा इस साइड नहीं आएगा।
क्लियर है, इंसुलेट कर दिए। आगे देखिए यहाँ पे हमारा एक टर्न बक्कल है, सेम यहाँ पे अपने टर्न बक्कल लगाया था वही चीज़ आपका यहाँ पे लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, यही मेन इंपॉर्टेंट है हमारा टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए, मतलब जो सैकिंग होता है उसको कंपनसेट करने के लिए यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। क्या है इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो है ना पुली लगा हुआ था, किसी किसी में 2 पुली लगा हुआ रहता है या किसी किसी में 3 पुली लगा हुआ रहता है, ठीक है, किसी में 2 पुली या किसी किसी में 3 पुली लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो है अगर 2 पुली रहा तब तो समझिए कि देखिए इसमें 1000 kg टेंशन यहाँ रहेगा, 1000 kg टेंशन इसमें रहेगा, मतलब 1000 kg का टेंशन वेट आप कह सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट वायर में रहेगा और 1000 kg का टेंशन आपका इस कैटनरी वायर मैसेंजर वायर में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। अगर यहाँ 2 पुली है तो इसका मतलब है इसमें जो होगा ना 1000 का वेट हम लोग 2 लगाएंगे, ऐसे 1 लगाए हुए हैं फिर लेकिन 2 लगाएंगे, समझ में आई। अगर 3 रहेगा तो 3 लगाएंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेट हम टोटल डिवाइड करके रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 2000 टोटल वेट लगा दिए हैं, समझ रहे हैं, अगर टोटल 2000 वेट लगा दिया है तो यहाँ एक पुली पे हमारा 1000 वजन आना चाहिए और दूसरे पुली पे 1000 वजन आना चाहिए, तब जाके हमारा क्या करेगा, ये इसको इक्वलाइज करके रखेगा। इसमें जो है किसी तरह का कोई टेंशन नहीं आएगा। टेंशन नहीं आने का इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक में ज़्यादा टेंशन हो गया और दूसरा में कम टेंशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप 3 पुली यूज करते हैं, ठीक है, 3 पुली भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, 3 पुली अगर यूज़ करते हैं तब ये वेट जो है डिवाइड हो जाता है। 3 पुली डिवाइड होने का क्या मतलब है सर, मैंने क्या बोला 1000 इसका 1000 उसका, तो यहाँ टोटल हो गया क्या 2000, इसको डिवाइड बाय 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 667 के आसपास में आएगा, ठीक है। अब अगर 667 के आसपास में आएगा तब देखिए कि ये जो आपका लगा हुआ है वेट, ये जो वेट लगा हुआ है इसमें टोटल कितना रहेगा, तो 16 जो रहेगा आपका 14 kg का, मतलब 14 kg का एक वो 16 रहेगा, क्लियर है, और एक जो रहेगा 20 kg का और फिर एक जो रहेगा 5 kg का। अब निकाल के देखिएगा अप्रोक्स आपका 667 के आसपास में आएगा kg, क्लियर है यहाँ तक। मतलब क्या, ये जो नंबर रहेगा आपका, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जो रहेगा 16 रहेगा कितना kg का, 14 kg का, और एक जो है रहेगा 20 kg का और एक रहेगा 5 kg का। टोटल इसमें हमारा क्या रहेगा, वेइंग किया हुआ रहेगा, मतलब लटकाया हुआ रहेगा, हैंग किया हुआ रहेगा, ताकि हमारा उसको खींच के बराबर टेंशन बनाए रखे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ ये मूवेबल पुली है। अब जो 2 पुली के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं एक्स वैल्यू, क्या बोलेंगे, एक्स वैल्यू, क्लियर है, उसको हम बोलेंगे एक्स वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्स वैल्यू जनरली हमारा 700 mm होता है, 750 mm, 700 नहीं 750 mm होता है। कितना होता है सर, ये 750 mm होगा, इसको हम लोग क्या बोले, एक्स वैल्यू। अब देखिएगा कि यही 2 के बीच में हमारा क्या होता है कि एक रॉड लगा हुआ रहता है सर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी फॉलिंग रॉड। अगर किसी कारणवश हमारा मान लेते हैं किसी कारणवश कि ये वेट हमारा गिर गया, टूट गया किसी तरह से, पता नहीं है कैसे, तो जब वेट हमारा टूट गया या गिर गया तब क्या होगा कि ये जो रॉड होता है ना, ये जो रॉड होगा ये इधर खिंचाएगा, मतलब ये इसके ऊपर वजन आ जाएगा, ये ओवरहेड कंडक्टर हमारा गिरेगा नहीं, मतलब गिरने नहीं देगा किसको, ये जो दोनों आपका बना हुआ है। सोचिए ऐसा हो कि ये वेट टूट जाने के वजह से हमारा ये ओवरहेड कंडक्टर गिर जाए, तब क्या होगा, पूरे के पूरा ट्रेन डैमेज हो जाएगा। कैटनरी वायर गिर गया नीचे, जिसमें सप्लाई आपका है जो आप रहता है वोल्टेज दिया हुआ रहता है, वो वोल्टेज वाला था, इसमें ये कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर ही नीचे गिर जाए, ट्रेन के इंजन पे, कोच पे, हर जगह गिर जाएगा, क्या होगा सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर लीजिए, दुर्घटना घटेगी, एक्सीडेंटल होगा, है ना। लेकिन अगर आप ये लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर यह वेट किसी कारण बस टूट भी जाए तब क्या होता है कि ये जो एंटी फॉलिंग रॉड है इसको गिरने नहीं देता है। कैसे नहीं गिरने देता है, आप समझिएगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, रॉड मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, इसे यहाँ पे टाइट किया हुआ रहता है। जैसे इधर टूटा, ये गिरा, ये क्या होगा, खींच जाता है, ये खींच जाता है, मतलब ये जो इतना दूर बाहर निकला हुआ है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है ये अंदर आ जाता है, समझ में आ रही बात, ये अंदर आ जाता है। उस वजह से हमारा ये वायर हमारा टाइट का टाइट रह जाता है और हमारा जो सब पेंटोग्राफ से करंट कलेक्शन वो कंटिन्यू हो जाता है। और जैसे ही आपका कोच आगे आएगा फिर आपका इसमें क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, मतलब उसमें सुधार किया जाएगा। आप समझिएगा यहाँ पे जो है देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है,
मास्टिंग में किया हो रहा है, वहाँ जो कंक्रीटिंग किया जाता है वो हमारा ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है, यहाँ से हमारा ये जो वेट लटका हुआ है, यहाँ वेट जो हैंग किया हुआ है, इसके बीच का जो गैप होगा इसको हम बोलते हैं वाई वैल्यू। ठीक है, वाई वैल्यू ये जनरली कितना होता है 2300 mm। कितना होगा ये 2300 mm, 2300। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो ये हो गया, हाँ तो ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो टेंशन होता है उसको हम कंपनसेट करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। होप सो ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद था ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसी में देखिए क्या होता है कि एक होता है एंटी क्रीप लगा हुआ होता है। इसी में क्या होता है कि एंटी क्रीप लगा होता है। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एंटी क्रीप कैसा होता है, वो समझिएगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ देखिए एक चीज़, ये जो आपका लगा हुआ है, मतलब ये जो पोल है, एक इधर भी पोल होगा। अब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पोल है और एक ये पोल है, मान लेते, तो इसके बीच में हमारा कितना का होगा बता दीजिए आप। ये 1500 मीटर होगा। उसमें ही हमारा ये ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस इधर लगा रहेगा, है ना। लेकिन इसके बीच में और भी तो पोल होंगे, और भी तो मास्ट होंगे भैया, होंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब पे स्ट्रिंगिंग किया हुआ है। जनरली 750 मीटर, मतलब क्या, इसका आधा जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे हम एक एंटी क्रीप लगा देंगे। ठीक है, अब एंटी क्रीप हम क्यों लगाते हैं, तो वायर जो होगा विंड प्रेशर के वजह से, कह सकते हैं जब हवा या तूफान जो चलता है, तो अगर मान लीजिए ऐसे अगर वायर स्ट्रिंगिंग किया हुआ है, इधर से तूफान आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे झूलेगा कि नहीं झूलेगा? झूलेगा ना। अगर ऐसा रहा तो ये कुछ इस तरह से झूलेगा अगर इधर से आएगा। देखिए ना, आप एक रस्सी लटका के आप देखिए ना, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। होप सो आप समझिएगा कि एक साइड, दोनों साइड से आप पकड़ लीजिए या किसी जगह पे बांध दीजिए, खूंटे से बांध लीजिए या किसी खंभे में बांध के उसको आप देखिए। तो ये जो होता है ना, मूव करता है आगे और पीछे, इस तरह से मूव करता है। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एंटी क्रीप। ठीक है, क्या लगाते हैं, एंटी क्रीप। ये जनरली 750 मीटर पर रहता है। कुछ नहीं, जस्ट एक क्लिप टाइप से होता है जिसको कि हम टाइट करके रखते हैं ताकि हमारा इधर उधर मूव नहीं करे। जनरली कितने पे, 750 मीटर पे, मतलब 1500 मीटर, हर 1500 मीटर पे हमारा ऑटोमेटिक टेंशनिंग रहेगा, और 1500 मीटर का आधा जो होगा 750 मीटर, उसमें हमारा क्या रहेगा, एंटी क्रीप लगा हुआ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आओ तो आप पूछिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अगर बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि समझ में नहीं आया, ज़रूरी नहीं है कि हम बता रहे हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आए। क्लियर है? बहुत सारा चीज़ ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा, तो इससे आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, आई एम ए पुअर स्टूडेंट, नो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ भी लीजिए। और दूसरी बात कि मैंने बहुत सारा होमवर्क भी दिया था जो कि शायद किसी ने नहीं करा। कुछ ऑब्जेक्टिव हमने कुछ 10 शायद ऑब्जेक्टिव दिया था, बहुत मुश्किल से 4 या 5 लड़के ने करा। तो प्लीज़ हम बोलेंगे कि आप कर लीजिए। होप सो, हमारा कोई नुकसान नहीं है, मेरा काम तो है कि ऑब्जेक्टिव दे देना। बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनाइएगा तो आपके लिए अच्छा, ना बनाइएगा तब भी आपके लिए अच्छा। ऐसे आराम की ज़िंदगी फरमा रहे हैं, आराम करिए। ठीक है, चलिए बाकी इसके आगे का हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या कहता है। जो एग्जाम डायग्राम समझने के बाद हम लोग बचा हुआ थ्योरी पार्ट पूरा कर लेते हैं ना। देखिए, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक चेंज, किस एटमॉस्फेरिक चेंज की बात कर रहा है हम लोग, रोके एटमॉस्फेरिक चेंज पे। तो अब जो है एटमॉस्फेरिक चेंज के बारे में अगर बोले तो यहाँ पे आ जाता है क्या, विंड प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो उसकी बात मैं करता हूँ कि ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक चेंज, जैसे कि विंड प्रेशर हो गया आपका, कॉमा दे लीजिए, टेम्परेचर एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक चेंज में यही संभव है कि हमारा विंड केबल और जो कैटनरी वायर या ओवरहेड वायर हमारा जो स्ट्रिंगिंग किया हुआ है, अगर उसमें कोई व्यवधान हो सकता है तो किसकी वजह से होगा, या तो टेम्परेचर की वजह से होगा या फिर आपका जो आपका प्रेशर, विंड प्रेशर होगा उसके वजह, मतलब तूफान कह सकते हैं, हवा की वजह से। यही दो मेनली हमारा वही हो सकता है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। तो ड्यू टू विंड एटमॉस्फेरिक चेंज द टेंशन इन द कॉन्टैक्ट वायर चेंजेस। ठीक है, जो टेंशन होगा कॉन्टैक्ट वायर में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। So the contact wire will not remain horizontal and sparkless current collection is not possible। जिस वजह से ये टेम्परेचर के वजह से या फिर आपका जो विंड प्रेशर है उसके वजह से हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट वायर नहीं रह पाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट वायर नहीं रह पाएगा तो हमारा स्पार्कलेस करंट कलेक्शन भी संभव नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ हमारा इस लाइन में कह रहा है। आगे देखिए, सो अनरेगुलेटेड OHE इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रैक्शन, इट इज़ यूज्ड वेयर स्पीड इज लो। इस वजह से
जो कि हमारा ओवरहेड वायर जो है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वह नहीं रह पा रहा है, उसके वजह से हमारा ये जो है हमारा वो हाई स्पीड के लिए संभव नहीं है। क्लियर है? नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड। यह सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब यह वहाँ यूज होगा जहाँ पे कि लो स्पीड होगा। अरे किसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, अनरेगुलेटेड OHE की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़िए। सो फॉर हाई स्पीड ट्रैक्शन ऑल्सो फॉर स्पार्कलेस करंट कलेक्शन इन द विंड प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज, लिख लीजिए, टेम्परेचर चेंज सिचुएशन द कॉन्टैक्ट वायर टू रिमेन हॉरिजॉन्टल। जब हाई स्पीड की बात करें या जहाँ पे आपको ज़्यादा करंट कलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे हमारा चाहे टेम्परेचर चेंज हो, चाहे आपका एटमॉस्फेरिक सिचुएशन में आपका विंड प्रेशर ज़्यादा हो या कम, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है सर कि हमारा जो ओवरहेड वायर है वह हमारा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसी की बात करें तो वही जो हमारा कह रहा है कि जो कॉन्टैक्ट वायर है वह हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, कितना भी आपका टेम्परेचर चेंज हो, चाहे विंड प्रेशर हो। क्लियर? किस लिए? स्पार्कलेस करंट कलेक्शन के लिए या फिर हाई स्पीड के लिए। रेगुलेटेड OHE इज यूज्ड बाय सम मैकेनिकल अटैचमेंट। समझ में आई बात? तो रेगुलेटेड जो OHE है उसको हम किसको बोल दिए? रेगुलेटेड OHE, जिसमें कि कुछ हम अलग से कोई मैकेनिकल अटैचमेंट लगा रहे हैं, किस पर्पस के लिए? ताकि जो टेम्परेचर हमारा है बढ़ने के बाद जो सैगिंग होगा वह सैगिंग को रेक्टिफाई कर सके, जो कि हमारा क्या था? ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस, जो कि आपने डायग्राम ऑलरेडी देखा है, जिसके बारे में अभी तुरंत हमने डिस्कस किया। क्लियर है? आगे देखिए, ए टेंशनिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू असेंबली of catenary and contact wire through mechanical links। अब देखिए यही जो आपका मैकेनिकल असेंबली की बात कर रहे हैं तो वही मैकेनिकल असेंबली में क्या है उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि टेंशनिंग डिवाइस है। क्लियर है? तो वही टेंशनिंग डिवाइस है जो कि कनेक्टेड किया जाता है उस असेंबलीज ऑफ कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर, जो कॉन्टैक्ट वायर हो या कैटनरी वायर है उसमें हमारा क्या है? अटैच किया जाता है। क्लियर है? थ्रू मैकेनिकल लिंक्स। बहुत सारे मैकेनिकल लिंक्स लगे हुए हैं उसमें, ध्यान से देखिए। आपका मैकेनिकल लिंक्स लाइक जैसे कि टर्न बक्कल लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ, इंसुलेटर स्ट्रिंग बोल रहे हैं हम, इक्वलाइजिंग रिंग लगा हुआ है, पुली ब्लॉक एंड काउंटर वेट। तो ये सब हमारा क्या है? जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग है उसमें हमारा ये सब क्या है? लगा हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए तो पहले सर। द कॉन्टैक्ट वायर शुड हैव सेम लेवल। ठीक है? कॉन्टैक्ट वायर हमारा क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल, या फिर उसका जो लेवल आप कर रहे हैं सेम होना चाहिए। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं, मतलब अंडर ऑल वेदर कंडीशन इट इज़ नेसेसरी टू कीप द टेंशन इन द कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर कॉन्स्टेंट अंडर ऑल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कैसा भी हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट वेट जो है हमारा, जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग हम लगाएंगे वह हमारा क्या होना चाहिए कि जो ओवरहेड वायर है उसको हमेशा क्या है? हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए, मतलब करके बना के रखना चाहिए। ये हमारा ऐसा कहने का मतलब हुआ। ठीक? मतलब सेम लेवल, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? सेम लेवल होना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फॉर रेगुलेटेड इक्विपमेंट द मैक्सिमम टेंशन लेंथ इज डिटरमाइंड बाय एक्सटेंट to which variation in the temperature from ambient could be taken up by the automatic tensioning device at the end of a tension length। ठीक है? क्या कह दिया? देखिए कि जब आप रेगुलेटेड इक्विपमेंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ जो होगा, मैक्सिमम लेंथ वह डिज़ाइन किया जाएगा, कह सकते हैं, या डिटरमाइन किया जाएगा बाय एक्सटेंट ऑफ विच वेरिएशन इन द टेम्परेचर फ्रॉम एटॉमिक या एम्बियंट कह सकते हैं। ठीक है? एम्बियंट टेम्परेचर जो हमारा रहेगा उसको देखते हुए हम क्या करेंगे कि जो अनरेगुलेटेड में लेंथ होगा हमारा वो हम डिटरमाइन करेंगे। और कुड बी टेकन अप बाय दी ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस एट द एंड ऑफ अ टेंशन लेंथ। जो हमारा एंड होगा टेंशन का वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं? लेके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। कहने का यही मतलब हुआ। समझ गए? क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट द मैक्सिमम टेंशन लेंथ, अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट के लिए मैक्सिमम टेंशन लेंथ जो होगा इज डिटरमाइंड किया जाएगा या जाता है बाय द एक्सटेंट ऑफ विच वेरिएशन इन द टेम्परेचर फ्रॉम एम्बियंट। ठीक है? तो जो एम्बियंट टेम्परेचर होगा
उसके वेरिएशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट हमारा है उसका लेंथ हम डिटरमाइन करेंगे। क्लियर। कुड बी टेकन अप बाय दी ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस एट द एंड ऑफ अ टेंशन लेंथ। उसको हम क्या करेंगे, रिकवर या कुड बी हम लोग जो टेंशन लेंगे एट द एंड ऑफ अ लेंथ, किसके सहारे लेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक टेंशनिंग के सहारे। क्लियर। अब देखिए कॉन्टैक्ट या कॉन्टेंट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर आर गिवन टेंशन ऑफ 1000 kg ईच। एक 1000 kg दोनों में होना चाहिए, बताया ऑलरेडी मैंने, ठीक है, 1000 kg ईच। अब टू डेवलप द टेंशन, टू डेवलप टेंशन ऑफ 1000 kg in each of contact and catenary wire cast iron weight, जो आप वेट लगाया हुआ रहता है, जो कि आपने डायग्राम में देखा है, पोल के पास में जो वेट लगा हुआ रहता है, वेइंग 667 kg फॉर 3 पुली अरेंजमेंट। अगर 3 पुली रहा तो 667 kg। क्लियर है। अगर 2 पुली रहा तो 1000 kg आएगा दोनों साइड में। क्लियर। 1000 kg आएगा तो उसको आप जैसे डिवाइड कर लीजिए, 4 का ले लीजिए, 400 kg 400 kg 200 kg 800 + 2 1000 हो जाएगा। तो एक साइड 1000, दूसरा साइड 1000, दोनों साइड हमारा टेंशन मिल गया। समझ में आई बात। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे, 667 kg हमने लिया, आर रिक्वायर्ड बाय ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। क्लियर है। ये 667 kg हम लोग क्या करेंगे, वेट लगाएंगे दोनों साइड से हम लोग, किसका, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस के एंड पे। देख लीजिए, टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, आगे और पीछे का जो ऑसिलेशन होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बताया था आपको, एंटी क्रीप यूज़ करते हैं। ठीक है। टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल टू एंड फ्रो ऑसिलेशन of OHE in the running condition of OHE in the running condition of the train, it is fixed in the center which is known as anti-creep। क्लियर है आपको। ठीक है। और जो रनिंग कंडीशन के टाइम में जो हमारा होगा ओवरहेड कंडक्टर जब आगे पीछे की ओर मूव करता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्रीप डिवाइस एक लगाते हैं। कुछ नहीं, एक रिंग टाइप से रहता है जिससे कि हम टाइट कर देते हैं। क्लियर। देख लीजिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एंटी क्रीप कैसा होता है। क्लियर है। और हाँ, ये डायग्राम भी आप एग्जाम में बनाइएगा अगर आप पूछा जाता है तो। क्लियर है ना। बीच में आप देखिए, बीच में है ना लगा हुआ है, रिंग टाइप से लगा हुआ है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है एंटी ग्रिप। दोनों के बीच का गैप हमारा कितना है, 750 मीटर। टोटल स्पैन हमारा देखिए 1500 मीटर है कि नहीं। क्लियर है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंटी ग्रिप एंड द एंड ऑफ टेंशन लेंथ, दैट इज हाफ टेंशन लेंथ, इज रेस्ट्रिक्टेड टू 750। मतलब 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, लेकिन 750 मीटर से ज़्यादा हमारा एंटी क्रीप जो लगा हुआ रहेगा वो नहीं होगा। मतलब समझिएगा कि जब हमारा लेंथ की बात करेंगे तो ये लेंथ 750 मीटर से ज़्यादा आप एंटी क्रीप के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है। एंटी क्रीप के लिए नहीं ले सकते हैं, कम में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 750 के बाद 800 पे हम जाके एंटी क्रीप लगा लें, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कम पे आप लगा लीजिए बट ज़्यादा पे नहीं। क्लियर है। आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड बिटवीन 3 मास्ट टू सपोर्ट द OHE। ये जनरली 3 पोल के बाद में लगाया जाता है। और इक्विपमेंट जो होता है OHE का, वो जनरली 3 पोल या 3 मास्ट के बाद में हमारा ये लगाया जाता है। क्लियर है। ये हो गया। देखिए आगे और भी आप अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा आप लिख दीजिएगा कि इट कंसिस्ट टू कॉन्टैक्ट वायर, मैसेंजर वायर, ओवरहेड, इट इज़ कनेक्टेड टू द क्लिप। हालांकि ये चीज़ अपने लैंग्वेज में है सर, आप लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू द क्लिप एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू द इंसुलेटर विच इंसुलेट फ्रॉम ऑल पार्ट, कह सकते हैं, ऑफ द मास्ट एंड ओवरहेड कंडक्टर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट 2 पुली और 3 पुली अरेंजमेंट इन विच वेट ऑफ द ऑटोमेटिक टेंशनिंग कह सकते हैं, या वेट ऑफ द ऑटोमेटिक टेंशनिंग इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग वेज। क्लियर है। अगर मान लीजिए 2 कॉन्टैक्ट रहता है, सिर्फ आपका 2 पुली है तो 1000 दोनों साइड पे। अगर मान लीजिए रहता है आपका 3 पुली पे तो 3 पुली में आपका लगाना पड़ेगा 667 का वेट। क्लियर है। डिवाइड बाई 3 करके आपको बताए थे, वहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप बता दीजिएगा कि 2 पोल के बीच का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डिस्टेंस। और अगर बात किया जाए कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आपका ग्राउंड लेवल से जो वेट लगा हुआ है उसके एक्सिस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, वाई
डिस्टेंस वो कितना होता है 2300 mm, और एक्स डिस्टेंस कितना होगा 750 mm। तो इस तरह से आप बना के खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। लास्ट एक देख लीजिए का स्टैगर क्या होता है। मैंने कभी बताया होगा, बीच में जिक्र किया होगा स्टैगर क्या होता है। मैंने बोला था कि जो पेंटोग्राफ होता है और ये जो ओवरहेड कंडक्टर होता है उसके बीच में ही हमारा क्या होता है, स्टैगर लगा हुआ था। देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ, ठीक है, एक्सिस इज कॉल्ड स्टैगर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। क्लियर है। तो ये जो पेंटोग्राफ होता है, ये पेंटोग्राफ के ऊपर में ही हमारा ये क्या होता है, स्टैगिंग किया हुआ रहता है, जो स्पर्श बना होता है। जब ये टच में करेगा तो स्टैगर ही हमारा स्पर्श करेगा ओवरहेड कंडक्टर के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको ये समझ में आओगा ऑटोमेटिक टेंशनिंग क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारा जो है टेंशन को कंपनसेट कर रहा है या टेंशन को कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए मैं बस वीडियो बना रहा हूँ सर, और मेरा आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाता है कि मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे वाकई में ऑनेस्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कि आपको समझ में आ रहा है कि वीडियो या नहीं समझ में आ रहा है। मैं जो आप यहाँ से डिक्टेट कर रहा हूँ आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, अगर आपको मैं ये भले आप कह सकते हैं कि अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपके साइड से क्वेश्चन आता है तो इट मीन्स कि आप समझने का कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ न कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप वीडियो ही नहीं देख रहे हैं तो डाउट तो हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं तो डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो या तो आप वीडियो देखिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो दूसरे बार करके देखिए, नहीं समझ में फिर तीसरा बार देखिए, वीडियो समझ में आएगा सर। आप किसी भी चीज़ को बार बार अगर करते हैं तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाके सेट हो जाता है। समझ में आई बात। एक बार देखे, नहीं मन किया, खाना बनाते टाइम में एक बार चलो फिर से देख लिया, ये नहीं समझ में आता, एक बार फिर से देख लिए, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करके उसको आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आने पे आप दोबारा तिबारा देखिएगा, होप सो समझ में आएगा और काफ़ी उम्मीद रहता है कि आप समझेंगे। और हाँ, नहीं समझ में आए तो फिलहाल है ही, नंबर है आपके पास, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर लीजिए, जो भी जिस तरह का भी आपके पास डाउट हो। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे रेगुलेटेड ओएचई में लगने वाले 3 पुली ऑटो टेंशनिंग डिवाइस के बारे में। रेगुलेटेड टाइप ओएचई के कैटेनरी एवं कॉन्टैक्ट वायर में सभी टेम्परेचर लेवल पर टेंशन को कांस्टेंट वैल्यू पर मेंटेन रखने के लिए ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगाई जाती है। इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ऊपर कैटेनरी वायर है और नीचे कॉन्टैक्ट वायर है। कॉन्टैक्ट वायर को एंडिंग कॉर्ड से पकड़ा गया है। उसके बाद है 9 टन एडजस्टर, इससे हम लेंथ को एडजस्ट करते हैं। फिर डबल स्टेप लगाया गया है। इसके बाद एक कंपनसेटिंग प्लेट है। कंपनसेटिंग प्लेट दोनों की टेंशन को कंपनसेट करती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं डबल स्टेप, फिर 9 टन इंसुलेटर, फिर वापस ये डबल स्टेप लगाया गया है। इसके बाद ये 1 मीटर हाई डिस्टेंस रोड है। थोड़ा धीरे धीरे इसका मूवमेंट कराओ, इधर को आराम से। हाँ, और जाने दो, और रोक लो बस। डिस्टेंस रोड को फिर 9 टन एडजस्टर से जोड़ा गया है। 9 टन एडजस्टर के बाद में ये 3 पुली अरेंजमेंट। 3 पुली अरेंजमेंट में फर्स्ट पुली जो है ये कहलाती है मूवेबल पुली। इसके दोनों तरफ आप जो रोड देख रहे हैं वो कहलाती है एंटी फॉलिंग रोड। कभी किसी कारण से अगर एसएस वायर ब्रेक होता है तब काउंटर वेट नीचे गिर जाएगा और ये जो मूवेबल पुली है, ये जो आगे एंटी फॉलिंग रोड के जो नट देख रहे हैं यहाँ तक आगे फिक्स हो जाएगी और कॉन्टैक्ट कैटेनरी वायर को नीचे नहीं आने देगी और गाड़ी अपन इस पर मूव हो सकती है। उस समय ये रेगुलेटेड ओएचई अनरेगुलेटेड ओएचई की तरह बिहेव करने लगेगी। थोड़ा और मूवमेंट कराओ उधर को, खंबे तरफ, और थोड़ा, बस 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 बस। इस तरह से ये
इसको मार्च से फिक्स किया गया है। और ये जो SSY रोप है, तीनों पुली, 3 पुली का मतलब 3:1 रेशियो इसका होता है। और SSY रोप से ये आप देख रहे हैं काउंटर वेट नीचे इसको बैलेंस किया हुआ है। अब हम देखेंगे काउंटर वेट के बारे में। ये जो काउंटर वेट है, इसके वेट की कैलकुलेशन के लिए हम जाएंगे। जो ये कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर, प्रत्येक में 1000 kgf का टेंशन होता है। दोनों का कुल मिला के टेंशन होता है 2000 kgf। 3 पुली अरेंजमेंट में 2000 kgf को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 667 kgf टेंशन। 667 kgf टेंशन को बैलेंस करने के लिए हम 665 kg का ये बैलेंस वेट लगाते हैं। इसमें 16 पीस 40 kg का होता है, 1 पीस 20 kg का और 1 पीस 5 kg का होता है। इस प्रकार 665 kg बैलेंस वेट कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर की टेंशन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। अब एक्स के वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं फिक्स पुली और ये है मूवेबल पुली। दोनों पुली का जो सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको एक्स वैल्यू बोला जाता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स वैल्यू का जो 1300 mm हमें मिलनी चाहिए। इस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है। बात करेंगे वाई मेजरमेंट की। बैलेंस वेट का जो बॉटम है उससे मप का टॉप, इसके बीच की डिस्टेंस को वाई वैल्यू बोला जाता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू 2300 mm होती है